हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं अंकित पाल, आप देख रहे हैं अंकित एकेडमी, और आज मैं आप सभी के लिए सेल चैप्टर का जो है पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं, और पार्ट 3 जो है मैं आज आपको लेकर के आ गया हूं, और आज इसके बारे में कंप्लीट हम सभी अध्ययन करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, फिगर के बेस पे हम समझेंगे। और दोस्तों, सबसे खास बात तो ये है, आपको बाइलिंगुअल होगा, मतलब यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम पढ़ाएंगे, जैसा कि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। और साथ में जो है आपको यहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपको इस कमेंट बॉक्स में जो है आपको मिल जाएगा उसका लिंक, वहां से जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर लीजिएगा, जो आपके हर एक वनडे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, आपका रेलवे एग्जाम्स हो गया, और आपको वहां पे अनदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए, बिना देरी किए। आपकी बायोलॉजी की सेल, जो जंतु और पादप कोशिका के बारे में आज हम सभी जानने वाले हैं, और साथ साथ में जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है जो कि आपको हम सरल भाषा में बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे ये देखिएगा, आपको कोशिकांग है, जिसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स होता क्या है, इसके बारे में मैंने पार्ट 2 में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, समझा दिया था सारी की सारी वो चीजें। तो आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में भी आ भी गई होंगी। अब हमें जो है कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में मैं बता चुका हूं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहाँ पे, जो नेक्स्ट वाला है वह है न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं केंद्रक। बट आपको इससे पहले एक जानकारी थोड़ा सा जानना चाहता हूं। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को यहाँ पे पढ़ने में, स्टडी करने में आसानी हो जाए। और साथ साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों आप सभी, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही बायोलॉजी की क्लास जो है आपको आती रहेगी और आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए, यहाँ पे कहते हैं कि जो है हम हार नहीं मानेंगे जब तक हम चीजों को पा नहीं लेंगे। तो चलिए, पूरे जोश के साथ में, जुनून के साथ में, मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे। यहां पे देखिएगा, न्यूक्लियस है, जिसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस, जो कि हमारा सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी सेल का सबसे मोस्ट ऑर्गेनेल्स जो होता है वह होता है हमारा न्यूक्लियस होता है मेरे दोस्त। अब न्यूक्लियस, मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, आप सभी जानिए, हमारे बॉडी का, जैसे सबसे ह्यूमन बॉडी का जो हमारा हार्ट है, ये सबसे मेन ऑर्गन माना जाता है। अगर हमारा ये हार्ट जो है बिल्कुल काम करना बंद करेगा तो हम भगवान के प्यारे हो जाएंगे और इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। ऐसी ही जो है सेम जो है हमारा यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस भी होता है, जो हमारे सेल के अंदर साइड में पाया जाता है। आज हम इसके बारे में जानते हैं। चलिए यहाँ पे जानते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, आप यहाँ पे फिगर देख लीजिए। अभी फिगर को तो मैं समझा दूंगा, बट इसके बारे में मैं चाह रहा हूं तो थोड़ा सा आपको बताऊं। द न्यूक्लियस इज ए डेंस ब्राउन बॉडी फाउंड इन द सेंटर ऑफ एनिमल सेल्स। ये हमारे सेल के सेंटर में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? सेल के ये सेंटर में पाया जाता है। और दूसरी चीजें जो है, इसकी जो डिस्कवरी किए थे वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किए थे? वहां पे दोस्तों, वहां पे ये किए थे, यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे ये देखिएगा, ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में। कब किए थे ये? 1831 ईस्वी में इन्होंने किया था। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे ये पेरीफेरी कर सकता है, और इसके साथ साथ में जो है यहाँ पे पेरीफेरी या प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। बट प्लांट सेल में क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत, मतलब एकदम बिल्कुल इसकी क्लियरिटी नहीं होती, विजुअल नहीं होता, बहुत हल्का सा दिखता है। लेकिन एनिमल सेल में ये पूरा क्लियर दिखता है, पूरा विजुअल होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। इट कंटेन, ये इसके जो है 4 मेजर पार्ट होते हैं। कितने होते हैं इसके? 4 मेजर पार्ट होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, इसके 4 मेजर पार्ट होते हैं। ये जो है कितने लोगों से मिलकर के बना है, कौन कौन सी चीजें इसे हेल्प करती हैं जिससे ये फॉर्म होता है, बनता है, इस सब चीजों के बारे में आपको हम समझाने वाले हैं। जैसे आप समझ लीजिए, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी बनी कैसी है मेरे भाई? ये बॉडी जो है ना, पूरा का पूरा हमारे बॉडी के सेल ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गन्स जो है से बना हुआ है, जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से काम कर पा रही है। वैसे ही सेम जो है यहाँ पे हमारी जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस इसी से बनता है। अब आपको हम समझा रहे हैं। पहला होता है जो इसमें इसका पार्ट होता है, वह होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होता है मेरे भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा, यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम बताएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये जो है कंटेंट बना होता है। पहला पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। दूसरा क्या होता है यहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है मेरे भाई, यहां पे इसको याद रखना। तीसरा क्या
होता है, न्यूक्लियस होता है। तीसरा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस। उसके बाद फिर चौथा क्या होता है, क्रोमैटिन होता है। क्या होता है, चौथा यहाँ पे होता है क्रोमैटिन होता है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल क्लियर हो गई भाई। किसी को डाउट हो तो आप बताइएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद तीसरा होता है न्यूक्लियोलस जिसे बोलते हैं क्रोमैटिन। यहाँ पे ये 4 पार्ट से जो है हमारा न्यूक्लियस बना होता है मेरे भाई। इस सब चीजों को आप याद रखिएगा। अब हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं। फिगर भी आप देख लीजिएगा, मैं फिगर को भी आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखिए ये न्यूक्लियस का पूरा फिगर है। न्यूक्लियस बिल्कुल राउंड शेप में होता है, बिल्कुल गोल शेप में होता है ना। जैसे कि आप पोटैटो ले लीजिए, आलू ले लीजिए, टोमेटो ले लीजिए, जैसे राउंड शेप में होता है वैसे शेप में ये भी पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी शेप। अब देखिएगा इसका बीच वाला पार्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो पार्ट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये न्यूक्लियस का जो है मेन पार्ट होता है। यहाँ पे ये सेंटर, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये सेंटर होता है, मतलब बीच का उसका पार्ट होता है। अब इसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिएगा ये जो उसके ऊपर वाला लेयर होता है इसको बोलते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ऐसे से क्रोमैटिन, ऐसे धागा के आकार का स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होता है ना बिल्कुल धागे के जैसे स्ट्रक्चर होता है। सॉरी, मैं आपको पहले यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दूं तो फिर आपको स्टार्ट करूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूक्लियर पोर देखिएगा यहाँ पे, न्यूक्लियर इन्वेलप, जो ये आपका न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे ये चीजें समझिएगा। उसके बाद फिर से जो है यहाँ पे न्यूक्लियर पोर, इसके अंदर जो पोर ऐसे से पाए जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसके चारों तरफ ये वाली पूरी सेल दिखाई दे रही है आपको ऊपर, जो इसको ऊपर कवर्ड करती है, इसी को बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं यहाँ पे, जो इसको ढक करके रखती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और उसके साथ साथ में यहाँ पे ये जो अंदर का साइड है पूरा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो आपको ये 4 के चारों पार्ट पता हो गए। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ऊपर से कवर्ड करता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा न्यूक्लियोलस जो है यहाँ पे, न्यूक्लियर प्लाज्म जो होता है यहाँ पे, ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो होता है आपका, ये सेंटर के जो ऊपर कवर्ड करता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और यहाँ पे क्रोमैटिन जो धागे की स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस में। अब हम चलिए आपको हम आगे चीजें बताते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा, हाँ आपको समझ में आ रहा है। कैसे आ रहा है आपको समझ में, वो सारी चीजें आपको बताइएगा वहां पे, ठीक है। कैसा लग रहा है ये क्लास, सारी चीजें कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। दूसरा देखिएगा, आपको मैंने इंग्लिश में था वहां पे बता दिया, ये हिंदी में भी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। पूरा पिंड जंतु कोशिकाओं के केंद्र में अक्सर पादप कोशिकाओं की परिधि के पास पाया जाता है। इसके 4 भाग, केंद्रक झिल्ली, देखो इसके हिंदी में क्या कहते हैं इसको भी जान लीजिएगा। यहाँ पे केंद्रक झिल्ली और न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस है और यहाँ पे क्रोमैटिन है। अभी हम इन सब के बारे में आगे धीरे धीरे सबके बारे में बताएंगे आपको। मैंने न्यूक्लियोप्लाज्म, झिल्ली और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सब चीजों के बारे में आपको और क्रोमैटिन के बारे में अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल अपने जोश से भरे रहिएगा, बिल्कुल आप दबा के पढ़ते जाइए, यहाँ पे समझते जाइए चीजों को। बायोलॉजी है ये, बायोलॉजी में हमें फिगर के बेस पे समझना होता है। ये हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें फिगर के बेस पे उसे समझना है, ठीक है। उसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बेस पे समझना होता है मेरे भाई। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में खूब मजा आता है। तो मजा आता है तो इसीलिए तो हम पढ़ा रहे हैं आपको ना। आप मजे भी लीजिए, साथ में पढ़िए भी, जो आपकी एग्जाम में काम आएगा। चलिए यहां पे देखते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए पहला पॉइंट, मैं यहां पे कई पॉइंट में बताऊंगा जो न्यूक्लियस के बारे में है, तो आप यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें समझिएगा। केंद्रक, मैं हिंदी बता रहा हूं आपको, इंग्लिश में आप यहां पे पढ़ सकते हैं। देखिए केंद्रक झिल्ली नाभिक के चारों ओर स्थित छिद्रयुक्त झिल्ली होती है, जो यहां पे केंद्रक झिल्ली होती है, जिसको क्या कहते हैं, यहां पे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं ना। ये केंद्रक झिल्ली क्या होता है, इसके नाभिक के यहां पे नाभिक के चारों ओर स्थित होता है। चारों ओर जो ऊपर से पाया जाता है स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, उसी को जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, इसी को हम कहते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली कहते हैं ना। तो ये इसके ऊपर चारों तरफ पाई जाती है जो छिद्रनुमा झिल्ली होती है। नाभिक के भीतर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। नाभिक के भीतर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है नामक एक जेलीनुमा पदार्थ भरा होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो जेली लाइक, कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जेली लाइक मेरे भाई होता है। कैसा होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। अभी मैंने इनके सारे पार्ट के बारे में बताया था, लेकिन अब उनके बारे में बता रहा हूं। ये जो है यहाँ पे जेलीनुमा एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं ना। आप लोग फिगर में देख ही लिए होंगे, तो आपको यहाँ पे हम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो इसके अंदर ऐसे जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे।
देखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है आपको यहाँ पे भी हम समझाते हैं। दूसरे पॉइंट में है यहाँ पे नाभिक के अंदर मौजूद, ठीक है, नाभिक के अंदर मौजूद एक गोलाकार पिंड को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। नाभिक जैसे जैसे क्या होता है यहाँ पे नाभिक, मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये जो नाभिक है, ये जो नाभिक है, ये पूरा नाभिक है ना, इस नाभिक के स्ट्रक्चर के जो चारों तरफ ये वाला पूरा पाया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, ये वाला इसको पूरे गोले को हम क्या कहेंगे, इस पूरे गोले को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, जो आपको ग्रीन कलर, देखिए जितने भी मेन पार्ट है, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से जो है मैंने यहाँ पे पीपीटी में बनाया हुआ है, उसे हाईलाइट कर दिया ताकि आपके समझ में आए। आपके एग्जाम में यही सब सारी चीजें पूछी जाती है मेरे भाई, तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझनी है। अब आपको इतना समझ में आया, हमें लगता है कि आपको आज सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियोलस कहते हैं, यह प्रोटीन और आरएनए राइबोसोम, देखिए ये प्रोटीन, आरएनए और राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, ये राइबोसोम, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जिसे आरएनए कहते हैं, आरएनए का मतलब यहाँ पे होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इनसे ये बना होता है, साथ साथ में प्रोटीन से भी ना। तो ये अब आपको पता हो गया कि यहाँ पे हमारा जो ये होता है न्यूक्लियोलस होता है, किससे बना होता है, यह प्रोटीन और आरएनए यानी जो यहाँ पे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड से क्या होता है, ये बना होता है मेरे भाई। तो आपको इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट वाला बताता हूं। यहाँ पे इसके 3 पार्ट है, तीसरा पार्ट में इसके बारे में और क्या है आपको जानना है, ठीक है। देखिएगा ये आपको पार्ट है, यहाँ पे है नेक्स्ट है, नाभिक के अंदर धागे जैसी स्ट्रक्चर होता है। नाभिक के अंदर क्या होता है, धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, जिसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमैटिन। अब आपको इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। अभी मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए हमारा जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर धागा, आपने धागा देखा, जैसे आपने देखा होगा खूब ढेर सारा रील, जैसे कपड़े नहीं सिले जाते, खूब ढेर सारे रील एक में ऐसे ऐसे धागे खूब एक में गुमेच जाए ना, ऐसे गुमेचने का मतलब ऐसे एक दूसरे में मिक्स हो जाए, ऐसे ऐसे ना लपेट लें, ऐसे उल्टा सीधा ना। जैसे हम पतंग उड़ाते नहीं है, तो पतंग उड़ाने के बाद सारी धागे को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद उसी में एक लपेट लेता, फिर बाद में उसको खोलते हैं ना, वैसी ही सेम चीजें यहाँ पे धागे की स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे गुणसूत्र कहते हैं मेरे भाई। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्रोमैटिन कहते हैं, यहाँ पे सॉरी गुणसूत्र जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिन आपका दूसरा है, यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब एक दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसे क्रोमोसोम कहते हैं। जो धागे के लायक स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। लेकिन वही धागे का काफी बड़ा संरचना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। मतलब धागा जैसे स्ट्रक्चर होगा तो उसे हम क्रोमैटिन कहेंगे, और जब वही धागा एक शेप में एक आकार में बदल जाता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे गुणसूत्र कहते हैं। तो अभी हम आपको गुणसूत्र का फिगर भी बताएंगे आगे और समझाएंगे भी कि गुणसूत्र कैसे होता है और क्या क्या उसका पार्ट होता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। बिल्कुल आपको बिल्कुल हारना नहीं है, बिल्कुल क्लास को लास्ट तक देखना है, तब सारी की सारी चीजें समझ में आएंगी मेरे भाई, सब कुछ समझ में आएंगी, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपके लिए ही हूं और आप हमारे लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग युद्ध में आ गए हैं और युद्ध में हम लोग युद्ध को जीत करके ही रहेंगे। चलिए अब किसी भी एग्जाम को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्रोमोसोम क्या है, ये सारी चीज की सारी चीजें आप यहाँ पे अच्छे से समझा सकते हो, बता सकते हो, अपने क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अब आगे देखिएगा, ये क्रोमैटिन, देखिए यहाँ पे गुणसूत्र कहते हैं, ये क्रोमैटिन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब जो धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमोसोम वो है जो धागा किसी शेप में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। अब आगे देखिएगा, और ये क्रोमैटिन जो है डीएनए जिसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे क्या कहते हैं, ये क्रोमैटिन जो है किससे बने होते हैं, डीएनए जिसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और यहाँ पे आरएनए जिसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। ये डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर के बने होते हैं। अब आपको पता होगा डीएनए का नाम आपने कई बार सुना होगा। डीएनए होता क्या है, डीएनए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डीएनए, डी फॉर एनए, डीऑक्सी, देखो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं डीएनए, राइबो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे कहते हैं आरएनए। डीएनए और आरएनए से हमारा क्या बना होता है, यहाँ पे क्रोमैटिन बना होता है, और कई क्रोमैटिन मिलकर के क्या बनाते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं, जिसे क्रोमोसोम
कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अब आगे देखिएगा, इसी कड़ी में आप समझते जाइए, एक एक चीजों को समझते जाएंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आपको कोई पूछेगा गुणसूत्र तो बता लेंगे। अब आगे देखिएगा, प्रोटीन से बना होता है। ये किससे बना होता है? प्रोटीन से बना। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से ये क्रोमैटिन बना होता है, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। अब आगे डीएनए अनुवांशिक इकाइयां हैं। डीएनए क्या है? अनुवांशिक इकाइयां हैं, जो कि यहां पे ये अनुवांशिक का मतलब ये हमारा हेरिडिटरी हमारा पार्ट होता है। हेरिडिटरी हमारा ये करेक्टर को जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या करता है, इन्हें शो करता है, उन्हें मतलब भेजता है, सेंड करने का काम करता है। मतलब डीएनए जो है सभी किसी पेरेंट्स का किसी माता पिता का क्या है, पूरा का पूरा कैरेक्टर क्या करता है, अपने अंदर रखता है और उसी को किसी दूसरे जनरेशन में ले जाकर के भेजता है, उसे कहते हैं हम डीएनए। ठीक है। अब आगे डीएनए अनुवांशिक इकाइयां हैं, इकाइयां बनाता है, जिन्हें जीन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अब जो देखो डीएनए का जो छोटा पार्ट, जो छोटा फ्रेगमेंट होगा, क्या होगा यहाँ पे? छोटा फ्रेगमेंट। जैसे कोई ऐसे है, उसका एक कोई बड़ा सा ऐसे पार्ट है, उसका एक जो छोटा फ्रेगमेंट होगा, ऐसे छोटा ना, तो ये छोटा जो पार्ट होगा, इसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम जीन कहते हैं। यहां पे देखिए, मैं राइट कर दे रहा हूं, इसे जीन कहते हैं। जो जीन यहां पे है, यही वाला जीन है। मतलब डीएनए का छोटा पार्ट को हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताओं के हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीएनए मैंने आपको पहले से बताया, जैसे पापा का कलर, पापा के बॉडी का साइज, पापा मम्मी का जो बॉडी का साइज है, उनके बॉडी का कलर है, उनके बॉडी की जो डिजाइन है, उनके बॉडी में जो बॉल हेयर ग्रो करते हैं, उनके कान की साइज, उनके कान का शेप, फेस का शेप, बॉडी का शेप, बहुत सारी हाथ पैर का शेप, ये सारी की सारी शेप जो देखते हो आप ना, कि पापा में जैसे है वैसे उनके बच्चे में हो गया, जैसे मम्मी में है वैसे उनकी बेटी में हो गया। तो ये सारी चीजें कहां से आती है पता आपको? नहीं पता। ये पता आपको होनी चाहिए। ये आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आपने पढ़ने का कभी प्रयास नहीं किया। देखिए समझिए, यहां पे जैसे पापा मम्मी में जो कैरेक्टर है ना, कहते हैं पापा के जैसे या बेटा उनका हो गया, मम्मी के जैसे उनकी बेटी दिख रही है। मार्केट में कभी जाते हो आपके फ्रेंडों की और वहां पे दिख जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हीं के पापा सेम है। तो ये क्यों होता है पता? ये इसीलिए होता है क्योंकि यहां पे जो है, वहां पे ये जो डीएनए होता है, यही डीएनए यानी ये जो जीन उसका पार्ट होता है, यही डीएनए जो है क्या करता है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट करता है, भेजता है, उन्हें हस्तांतरण करता है, जिससे क्या होता है, वो आगे कैरेक्टर उनके बच्चों में चला जाता है। इसलिए उनका कैरेक्टर भी वैसे ही पापा के मम्मी के जैसे, माता पिता के जैसे उनका दिखने लगता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीजें के नाते उनके बॉडी का शेप, साइज, कलर और उनके बॉडी का ऑर्गन, ये सारी चीजें पापा मम्मी के जैसा दिखता है। अब आपको इतना क्लियर हो गया? अब कोई डाउट नहीं ना? चलिए मेरे भाई, अब आगे हम आपको बताते हैं। चलिए अब यहां पे देखते हैं हम। देखिएगा, अब यहां पे आता है गुणसूत्र, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं ना। देखिए वही सब चीजों के बारे में जो अभी मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम के बारे में अब आपको हम डिटेल में बताते हैं। ठीक है। गला थोड़ा सा बैठ रहा। ठीक है। यहां पे देखिएगा आप लोग, तो ये जो है आप यहां पे देख सकते हैं क्रोमोसोम। अब आ गया मेरे पास क्रोमोसोम। देखिए ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी, ह्यूमन बॉडी ना, ये ह्यूमन बॉडी में जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम जो है हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। मेल और फीमेल दोनों में मिला करके, मतलब यहां पे नहीं, मेल में भी 46, फीमेल में भी 46, तो टोटल मिलाकर के यहां पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये 23 में, कितने में? ये 23 में पाए जाते हैं पेयर में। और इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये जो डिस्कवर्ड किया गया है एक साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या नाम है? जिनका क्या नाम है? यहाँ पे वॉल्डेयर नाम है। क्या नाम इनका? यहाँ पे वॉल्डेयर नाम है। तो ये वॉल्डेयर जी जो है यहाँ पे, इसके जो है यहाँ पे खोज करता है, इन्होंने खोज किया था। वॉल्डेयर हर्ट जिन्होंने किया था 1888 ईस्वी में। कब किए थे ये? वॉल्डेयर ने किया था 1888 में। कितने में किए थे? ये 1888 ईस्वी में किए थे ना। अब आपको इतना समझ में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, तो आपको 46 बताना। मेल फीमेल दोनों में 46 पाया जाता है। अगर पेयर में पूछा जाएगा तो पेयर में, जोड़ी में, तो वहां पे जोड़ी में बताना 23, यानी 23 दूना 46 होता है ना, 23 दूना 46 होता है, तो 46 यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं नंबर में, और पेयर में 23 पाए जाते हैं। तो आप ये टिक करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा ये कब इसकी खोज किए थे, कौन किए थे? वॉल्डेयर ने किया था। कब किए थे? 1888 ईस्वी में किए थे। इतना याद रखिएगा। मैं आपको सारी चीजें एग्जाम के बेस पे पढ़ा रहा हूं, आपको नॉलेज भी होगा, साथ में आप एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे मेरे भाई। कोई डाउट छोड़ना नहीं है, कोई डाउट नहीं छोड़ना। कमेंट करते जाइएगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इट अपर पार्ट इज नोन एज द सैटेलाइट।
सैटेलाइट, जो क्रोमोसोम का अपर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम सैटेलाइट कहते हैं। और उसके साथ साथ में एंड मिडिल पार्ट इज नोन एज द, एंड मिडिल पार्ट, इसका जो मिडिल पार्ट होता है उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं इसे, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर कहते हैं। अभी हम आपको फिगर पे भी समझाऊंगा। उसके साथ साथ में आगे देखिए यहाँ पे द नंबर ऑफ सेल आर फाउंड डिफरेंट इन फ्यू अदर स्पीसीज। ये अलग अलग स्पीसीज में जो है अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम वहां पे पाए जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में 46 पा गए, तो एनिमल में किसी मेढक में फ्रॉग हो गया, कोई पी हो गया, मटर हो गया, या कोई और भी एनिमल होगा, उन सब में अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि जितना ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं उतना जो है किसी और एनिमल में पाए, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी में कम पाए जाते हैं तो किसी में ज्यादा पाए जाते हैं, किसी में अनदर। तो अभी हम सबके बारे में बताएंगे कि बड़े एनिमल में, छोटे एनिमल में, और जो वहां पे कुछ प्लांट होते हैं जहां से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उन सब में मैं बताऊंगा कि कहां कहां पे कितने कितने जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी के जस्ट बाद आप देखिएगा यहां पे, तो इस तरीके से 46 ये पाए जाते हैं जो डिफरेंट स्पीसीज में होते हैं। मैंने आपको सारी ये चीजें बता दिया, अलग अलग टाइप पे पाई जाती है। अब देखिए ये फिगर है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा क्रोमोसोम का फिगर है। ये क्या है, ये क्रोमोसोम, ठीक है, ये क्रोमोसोम का फिगर है ना, जिसे कहते हैं क्या है, यहाँ पे गुणसूत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, इसे गुणसूत्र कहते हैं, इसे गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र है, ठीक है। अब आपको हम यहां पे बताते हैं, ठीक है। देखिएगा जो हमारा यहां पे, ठीक है, ये गुणसूत्र है, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो ये वाला मेन पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं हम यहाँ पे, सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, आप ध्यान से समझते जाइएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप समझते जाइएगा अच्छे से, और मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। सेंट्रो, यहाँ पे हो गया सेंट्रोमियर, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम सेंट्रोमियर कहते हैं, बीच वाले पार्ट को यहाँ पे ना, ये सेंट्रोमियर हो गया। और इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे, इसे बोलते हैं शार्ट आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, शार्ट आर्म कहते हैं ना, शार्ट आर्म, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे ये, उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं टेलोमियर। क्या कहते हैं इसको, टेलोमियर, ठीक है, टेलोमियर, ठीक है। यहाँ पे टेलोमियर ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये वाले पार्ट को, इसको कहते हैं लॉन्ग आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लॉन्ग आर्म कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये लॉन्ग आर्म हो गया, और उसके बाद इन दोनों को क्या कहते हैं यहाँ पे, सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं। यहाँ पे कैसे, क्या, सिस्टर क्रोमैटिन कहते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे हमारा ये गुणसूत्र होता है, जिसे कहते हैं क्रोमोसोम। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुणसूत्र जो होता है, जो ह्यूमन में ये जो गुणसूत्र होता है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आए। गुणसूत्र को जो है हम यहाँ पे कैसे, क्रोमोसोम को हम यहाँ पे कैसे करते हैं, क्रोमोसोम को हम यहाँ पे इससे प्रेजेंट करते हैं, जो यक्स से, किससे करते हैं, यक्स से करते हैं ना, ये यक्स से करते हैं। और वहां पे जो फीमेल का होता है, फीमेल का जो क्रोमोसोम यहाँ पे होता है यक्स से होता है, और यहाँ पे मेल का, यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे मेल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मेल करेंगे तो यक्स वाई होगा, ठीक है। फीमेल का हम यक्स से, ये हमारा हो गया फीमेल, यहाँ पे क्या हो गया, फीमेल हो गया। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा ये फीमेल होती है, ठीक है, ये फीमेल का होता है जो क्रोमोसोम, ये यक्स से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे यक्स वाई जो है, यहाँ पे हमारा ये मेल है, क्या है, यहाँ पे मेल है, मेल का रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो है मेल में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, फीमेल में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो मेल होता है उस मेल में 23, मेल ध्यान दीजिएगा, मेल में 22+1, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता भी है। कैसे देखेंगे, वहां पे किसी भी मेल में, और वहां पे कैसे किसी जो है क्रोमोसोम का नंबर को यहाँ पे काउंट किया जाता है। जैसे 22 जो है, 22+1 पेयर, 22 पेयर प्लस 1 पेयर जो है मेल में पाया जाता है। 22 पेयर जो होता है वो यक्स होता है, और जो 1 पेयर होता है वही वाई होता है, ठीक है। यही वाई क्रोमोसोम ही किसी लिंग का निर्धारण करता है, किसी लिंग का क्या करता है मेरे भाई, निर्धारण करता है। आप जब आप देखते हो किसी को लड़का, किसी को पैदा होता है, किसी को लड़की पैदा होता है, ठीक है, तो लड़का लड़की पैदा होने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये क्रोमोसोम, जो भी क्रोमोसोम आगे इनहेरिट होता है वही जो है वहां पे प्रबल होता है, वही जो है अपने जनरेशन को खींच के लेके जाता है, मतलब वही जनरेशन आगे जो है बनती है। तो अगर यहाँ पे मेल क्रोमोसोम है और फीमेल क्रोमोसोम है ना, तो दोनों में ये मेल क्रोमोसोम ही
हमारे जनरेशन को निर्धारण करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एक्स वाई, देखिए ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये हो गया। अब उसमें फीमेल में क्या होता है, फीमेल में 22 और यहाँ पे 22 ना, नहीं 22 और +1 ये दोनों पेयर में क्या होता है, दोनों में एक्स एक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 22 भी पेयर एक्स पाया जाएगा और 1 पेयर जो पाया जाता है एक्स्ट्रा वो भी एक्स ही पाया जाता है, उसमें वाई नहीं होता है। इसलिए जो है यहाँ पे ये एक्स एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये वाला जो होता है यहाँ पे ये एक्स और वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आपको आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। एक्स एक्स जो है वह फीमेल का है और एक्स वाई जो है मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो है 22 + 1 22 जो है एक्स एक्स मेल में पाया जाता है, 1 पेयर फीमेल का जो है मेल का वाई पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम, और मेल में जो फीमेल में जो है आपका वहां पे 22 और प्लस एक्स पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब मिला करके हम देखेंगे 23 पेयर जो है फीमेल में एक्स एक्स और मेल में जो है 22 पेयर एक्स एक्स और प्लस जो है 1 पेयर जो है वहां पे वाई पाया जाता है। तो मतलब मिला करके एक ही पेयर वही होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। अगर वही नहीं होता ना, किसी लिंग का निर्धारण ही नहीं हो पाता। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसी भी लिंग को निर्धारण के लिए वाई क्रोमोसोम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। तो ऐसी ही जो है अगर एक्स एक्स मिल जाएंगे तो वहां पे कोई भी जनरेशन जो पैदा होगी वह क्या होगी, वहां पे फीमेल होगी यानी लड़की होगी। और अगर कोई कहीं पे एक्स और वाई क्रोमोसोम दोनों मिल जाएंगे तो दोनों के मिलने से क्या होता है, वहां पे लड़का होगा यानी वाई क्रोमोसोम में, यानी वहां पे मेल लड़का होगा। ठीक है, इसलिए जो है वहां पे मेल और फीमेल ये दोनों चीजें होती रहती है। मैंने आपको आगे चल करके हम वहां पे लिंग निर्धारण पढ़ाएंगे तो आपको हम ये सारी चीजें अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी खूब बढ़िया से। चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम कोई डाउट नहीं होने देंगे। जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सारे सवालों का जवाब आपको हम यहीं पे बताएंगे। अब देखिएगा सबसे मजेदार, देखिए सबसे मजेदार जो कि आप लोगों को जानना चाहिए यहाँ पे कि हमारा जो है हर एक एनिमल्स में क्या कौन सी जो है वहाँ पे कितना कितना क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए अभी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। देखिएगा सबसे जीवाणुओं में कितना होता है, यहाँ पे देखिएगा 1 होता है। ड्रासोफिला में होता है ड्रासोफिला। ठीक है, ड्रासोफिला जो है यहाँ पे इंसेक्ट, देखिए ड्रासोफिला में क्या होता है 8 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना होता है, 8 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ऐसे आप याद करिएगा और आप यहाँ पे सीरियल नंबर से हमने किया है सारी चीजों को, नंबर को आप याद रखिएगा, एग्जाम में फटाफट वहां पे टिक करिएगा। मटर में कितना पाया जाता है, 14 में, जिसे पी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पी में कहते हैं। पी में जो है क्रोमोसोम की संख्या जो होती है 14 होती है। प्याज देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्याज है, प्याज में कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है, 16 होता है। और यहाँ पे मक्का है, मक्का में जो होता है, मक्का में 20 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 20 पाया जाता है। इसी तरीके से टमाटर में कितना पाया जाता है, यहाँ पे 24 पाया जाता है। कितना पाया जाता है टमाटर में, 24 पाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। आगे मेढक में, मेढक बाबू देखो, मेढक बाबू तो पानी में रहते हैं, कभी कभी जमीन पे आ जाते हैं, तो दोनों जगह रहते हैं। इनका क्या रहता है, इनका तो यहाँ पे 26 होता है। कितना होता है, 26 इनके पास क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा शेर, बिल्ली, चीता, अरे ये तो बड़े बड़े एनिमल से कुछ छोटा भी है। शेर है तो बड़ा है, चीता भी बड़ा है, बिल्ली छोटी है। तो शेर, चीता, बिल्ली ये तीनों में जो है सेम नंबर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखिए बिल्ली छोटी है, इससे मतलब नहीं कि उसमें क्रोमोसोम कम पाया जाएगा, ऐसा नहीं। तीनों में जो है मिला के 38 क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना होता है, 38 ना। तो इस तरीके से 38 हो गया। और चूहा और गेहूं, चूहा और गेहूं ये होते हैं। चूहा और गेहूं में कितना पाया जाता है, 42 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप अगर यहाँ पे नहीं बता पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपका एग्जाम खराब चला जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे, तो फिर आपका वही रिजल्ट में रोना रोगे। फिर बोलोगे यहाँ पे सर तो पढ़ाए थे, हम पढ़े नहीं थे। इस बात को ध्यान दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, लाइक करके और आपको कमेंट करिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए यहाँ पे खरगोश का है, देखिए खरगोश का जो है यहाँ पे 44 होता है। कितना होता है खरगोश में, 44 होता है। और उसके बाद मानव में आपको मैंने बता ही दिया 46 होता है। 46 क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है, मेल हो या फीमेल। ठीक है, आगे आलू, चिंपैंजी, ठीक है, आलू और चिंपैंजी में कितना पाया जाता है, 48 पाया जाता है। कितना पाया जाता है मेरे दोस्तों, 48। आलू और चिंपैंजी में कितना पाया जाता है, 48 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 48 पाया जाता है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तंबाकू में कितना पाया जाता है, तंबाकू में 48 पाया जाता है। ठीक है, तंबाकू में भी 48। तंबाकू मतलब वही सुरती वाला जर्दा चाहिए भाभी, किसी को चाहिए भाई। ठीक है, वो सुरती रगड़ते नहीं है ऐसे, ठीक है, जिसे कहते हैं भोजपुरी गाँव में ऐसे कहते हैं, भैया तनी खैनी नहीं लिए हो, तनी अरे यार बनाओ यार, मज़ेदार, मज़ा नहीं आ रहा।
ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, रगड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2-4 बार लगाएंगे चूना बढ़िया के, 3-1 का चूना लगा के, और उसके बाद फिर बढ़िया से मलेंगे और कहेंगे लो भाई बन गया, और लेंगे तो अपने ही बगल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल नहीं पाएंगे कुछ समय बाद, फिर उसी को कूचना स्टार्ट करेंगे, फिर उनका देखिए दिमाग बहुत तेज चलेगा, मन शांत हो जाएगा और सारे काम को स्टार्ट कर देंगे करना, ठीक है। चलिए आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो ये तंबाकू है, ठीक है, जो मुख में या ये कैंसर बनता है आगे चल करके इसको खाने से ना। यहाँ पे 78 होता है, इसका कितना होता है, 78 होता है, तो याद रखिएगा। अब डाग है यहाँ पे कुत्ता, ठीक है, जो भौं भौं करता है, कुत्ता जो होता है, कुत्ते के 250 होते हैं मेरे भाई। अरे यार इसका तो इतना छोटा, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये उसका है ना डॉग होता है, यहाँ पे डॉग का भी 78 होता है, सॉरी। उसके बाद अमीबा प्रोटीएस ना, डॉग का 78 होता है, अगर अमीबा प्रोटीएस ना यहाँ पे इसका जो है 25 होता है। कितना होता है, 250 250 होता है। कितना होता है, अमीबा प्रोटीएस में 250 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइट्स क्या होता है, यहाँ पे टेरिडोफाइट जिसको 1600 होता है। कितना क्या होता है यहाँ पे, 1600 होता है। क्या होता है, 1600 होता है। सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। इतने सारे होते हैं जो आपके एग्जाम के बेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं सब में से, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। हमारी पीडीएफ को निकलवा लीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, और बाकी एक क्लास को 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आपको कोई डाउट, जो भी डाउट होगा, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपको आगे की चीजें बताते हैं, आगे चलते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये अब बातें हम भाई जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या क्या होता है। देखिए बहुत सारी चीजें हम जानने के लिए, इसके लिए बहुत उत्साहित है। अभी तक तो हमने क्या किया था यहाँ पे, अभी सिर्फ हम सेल के बारे में जान रहे थे, लेकिन सेल में जानते थे कि प्लांट कोशिका भी होता है, एक पादप कोशिका भी होता है, और एक हमारा जो है यहाँ पे एनिमल सेल भी होता है, एक प्लांट सेल, दोनों होता है। मतलब जंतु कोशिका, पादप कोशिका जिसे हिंदी में कहते हैं। तो ये होता है, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर क्या, आपको स्ट्रक्चर देख के क्या लग रहा है, दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों में अंतर क्या है, आज की हम इस क्लास में यही अंतर को ही बताने वाले हैं। देखिएगा अब मजा आएगा आपको अब मजा आएगा आपको सारी चीजें जानने में, ठीक है। देखिएगा कि अभी तक तो बहुत गाजर का हलवा था कि चलो भैया जल्दी से हम समझ लेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं। समझ में सब तो आया, लेकिन अब यहाँ पे प्लांट में जान लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। प्लांट में देखिएगा क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले ये देखिएगा प्लांट का स्ट्रक्चर अलग होता है, प्लांट सेल का, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर जो है अलग होता है। दोनों में दो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, दोनों में होते हैं, सेम पाए जाते हैं, और कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो वहां पे डिफरेंट होते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। इसमें देखिएगा यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है ना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट इसमें देखिए, पार्ट पूरा का पूरा पार्ट नहीं, ये एनिमल सेल है हमारा, और ये हमारा प्लांट सेल है, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो होता है हमारा न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे बीच में होता है। क्या होता है, यहाँ पे बीच में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में पाया जाता है। लेकिन एनिमल जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल में जो है न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे साइड में होता है। क्या होता है, यहाँ पे साइड में होता है। देखो न्यूक्लियस यहाँ पे दिया है, और उसके बाद इसमें जो है न्यूक्लियस यहाँ पे दिया है, दोनों पे मतलब ऊपर ऊपर साइड ही दिया है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस इसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में देखेंगे, फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। अभी इसके डिफरेंस को मैं आगे बताऊंगा, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है, किस किस में प्रेजेंट होता है, किस में एब्सेंट होता है, पहले तो आप देख लीजिए, ठीक है। दोनों में देखिए, इसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, सॉरी ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पे, और उसके साथ साथ में यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, इसमें भी आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी जो ऊपर की लेयर होती है ना, इस ऊपर की लेयर को इन्हें क्या कहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपका अंदर है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखिए कहीं दिया है कि नहीं, प्लाज्मा, ये देखिए यहाँ पे नहीं दिया, तो मैं राइट कर देता हूँ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है। उसकी इसके ऊपर की लेयर होती है, इसके ऊपर की जो लेयर होती है जिसे कवर्ड किया गया, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं मेरे भाई, सेल मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर की जो ये होती है उसके हम क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। और ये जो यहाँ पे सेल वॉल है हमारा, ये कार्टिलेज से बनी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये सेल वॉल होता है। क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल होता है। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए इसमें रफ ER और स्मूथ है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है इसमें भी। और सेम जो है यहाँ पे भी, इनमें भी जो है प्लांट सेल जो होते हैं हमारे, सॉरी एनिमल जो सेल होते हैं इनमें भी पाए जाते हैं, बट इसमें प्लास्टिड नहीं होता है। इसमें देखिए प्लास्टिड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सॉरी ये
प्लास्टिड यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये म्यूकुलर जिसे बोला जाता है, इसे वो यहाँ पे ये आपका पाया जा रहा है, म्यूक्लियर यहाँ पे दिया है, ठीक है। ऐसे प्लास्टिड इसमें पाया जाता है। कुछ देखिए पूरा कंप्लीट इसमें फिगर में ना पूरी सब एक एक चीजों को नहीं दिया गया, दर्शाएगी, इसलिए आप लोग इतना समझिएगा कि यहाँ पे अभी हम आगे आपको बता रहे हैं किस किस में इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। बहुत सारा आपको फिगर देखने को मिलेगा, जहां कंप्लीट फिगर दिखा, यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनल्स नाम दिया है उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं ना, ठीक है। ये सॉरी ये है, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए ये वाला आपका ये है प्लास्टिड है, क्या है यहाँ पे प्लास्टिड है ना, जिसके कारण प्लांट की लीफ जो होती है हरी होती है, प्लांट के पौधे के पार्ट जो होते हैं ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें सब बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, इसमें भी देखिए यहाँ पर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, ये सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ये गोल्जी बॉडी है, ठीक है। उसके बाद इसमें राइबोसोम होता है, इसमें आपका साइटोप्लाज्म, यहाँ लाइसोसोम पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो यहाँ पे मिल करके बनी होती है। इनकी भी लेयर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है। इनकी जो लेयर होती है वहां पे जिसे कहते हैं यहाँ पे सेल वाल, सेल वाल से मिलकर के बनी होती है सेल वाल। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल की अपेक्षा दोनों में देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो जो एनिमल सेल होता है उनकी जो ऊपर की जो सेल वाल होती है ना, जैसे सॉरी एनिमल सेल की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये थोड़ा सा स्मूथ होती है। कैसी होती है, स्मूथ होती है ना। जैसे हम लोग की बॉडी स्किन, कहीं अभी देखो स्किन से ऐसे नेल से भी कर दोगे ना तो फिर निकल जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता, प्लांट की जो वहाँ पे सेल वॉल होती है ना वो काफी रिजिड होती है, काफी मजबूत होती है ना, ठीक है। अब जो कि सेलुलोज से बनी होती है, किससे बनी होती है, वहाँ पे सेलुलोज से बनी होती है, काफी टफ होती है। इसलिए जो है यहाँ पे इनकी लेयर को आप ऐसे नेल से नुकोलोगे तो नहीं निकलेगा, या ऐसे रगड़ करोगे किसी से नहीं निकलेगा, काफी मजबूत होता है ना। इसलिए जो है यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें देखो, साइटोप्लाज्म से लेके सब की सब चीजें यहाँ पे पाई जाती है। तो आप फिगर के स्ट्रक्चर के बेस पे शायद आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्लांट में क्या क्या पाया जाता है, एनिमल में क्या क्या पाया जाता है। अब मैं इसके अंतर को बताता हूं, आगे की चीजें यहाँ पे मैं हर एक चीजों को पॉइंट वाइज के यहाँ पे आपकी इस पीपीटी में मैंने नोट किया है, सारी की सारी चीजें आपको मैंने बताया है। इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं अभी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंट होता है। वहां तो फिगर के बेस पे कुछ चीजें दी थी और कुछ चीजें नहीं दी थी, जो हमें कम समझ में हो सकता आया होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें एनिमल उनके पार्ट ऑर्गेनल्स नहीं दिए थे। लेकिन अब हम यहाँ पे डिफरेंस को समझेंगे। पहला देखिएगा, हिंदी हम स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ना, तो बढ़िया रहेगा। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं होती है। पहला क्या होता है यहाँ पे हमारे एनिमल सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका प्लाज्मा झिल्ली द्वारा बाह्य रूप से सीमित होती है। प्लाज्मा झिल्ली जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पे ये पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन द्वारा बाह्य झिल्ली से उसे मतलब बाह्य रूप से सीमित होती है, ठीक है। और दूसरा इसमें होता है यहाँ पे देखिएगा, कठोर सेलुलोज की कोशिका भित्ति या प्लाज्मा झिल्ली के बाहर मौजूद होता है। ये कठोर सेलुलोज, देखिए मैंने आपको बताया ना सेलुलोज से बनी होती है। जो प्लांट की जो है सेल होती है, प्लांट सेल जो होती है, पादप सेल, वह सेलुलोज से बनी होती है, ताकि तभी कठोर होती है, तभी टफ होती है, ठीक है। अब आगे दूसरा है रिक्तिकाएं, या तो अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं। रिक्तिकाएं क्या होती है, बहुत अनुपस्थित होती हैं या तो बहुत छोटी होती है। रिक्तिकाएं इनमें जो है एनिमल सेल में जो है फूड का सबसे ज्यादा स्टोरेज जो होता है ज्यादा नहीं होता है देन द एनिमल की, सॉरी प्लांट की अपेक्षा। प्लांट में फूड का स्टोरेज ज्यादा होता है मेरे भाई। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि मतलब यहाँ पे जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में फूड का ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए इनमें रिक्तिकाएं कहीं कहीं थोड़ी सी दिखती हैं स्ट्रक्चर बेस पे और ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, ज़्यादा क्लियर विजुअल नहीं होती है। दूसरा इसमें हो आमतौर पर एक बड़ी कोशिका रिक्तिका केंद्र में स्थित होती है ना। अब देखिए पादप में जो है आमतौर पर एक बड़ी कोशिका पाई जाती है, जो बीच में स्ट्रक्चर आपको मैंने अभी इसके पहले वाले में दिखाया था। यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, एक मिनट आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा इतना बड़ा का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा ना, यही है हमारा क्या है यहाँ पे फूड वैक्यूल, जिसे क्या कहते हैं फूड वैक्यूल ना, जिसे वहां पे रिक्तिका कहते हैं, ठीक है। अब आगे आप जो देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे समझते जाइएगा सब चीजें। अब आगे आपको यहाँ पे दिखाते हैं सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। इसमें सेंट्रोसोम क्या होता है, उपस्थित होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है सेंट्रोसोम आमतौर पर अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, आमतौर पर सेंट्रोसोम जो है अनुपस्थित होता है। क्या होता है यहाँ पे, अनुपस्थित, मतलब सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता। किसी पादप में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। अब आपको आगे देखना है, यहाँ पे प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। प्लास्टिड क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिड अनुपस्थित होता है। हमारे प्लास्टिड जो होता है ये अनुपस्थित होता है किसमें, यहाँ पे एनिमल सेल में, ठीक है। एनिमल सेल में जो है प्लास्टिड नहीं पाया जाता, क्योंकि पौधे, आपको एनिमल पता है एनिमल हरे कलर होते हैं, नहीं होते हैं। अगर उनमें हरा कलर का कहीं कुछ वैसा होता तो उसमें पाया जाता, लेकिन पौधों में क्या होता है, हरा कलर दिखता है, ठीक है, डिफरेंट कलर दिखता है, डिफरेंट कलर के फ्लावर दिखते हैं, फ्रूट दिखते हैं आपको, डिफरेंट कलर की उनकी पत्तियां हैं, जैसे ग्रीन भी होती हैं, कहीं कहीं आपने दूसरे कलर में भी देखा
देखा होगा, ठीक है, उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं, तो इसलिए इसमें प्लास्टिड पाया जाता है। ये प्लास्टिड के कारण ही जो है उनमें कलर का जो है समावेशन, कलर का जो वहाँ पे आप देखते हो कलर वगैरह, तो इसी के कारण दिखता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, प्लास्टिक के कारण ही कलर जो है उनके रंग बिरंगे फ्लावर, फ्रूट और उसके साथ साथ उनके स्टेम, रूट्स, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट 5वां जो एनिमल सेल है, प्रकाश संश्लेषण वर्धक सामान्यतः अनुपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण में पिगमेंट कोई नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपको पता होगा प्लांट के सेल में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया, क्योंकि प्लांट जो खुद किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, वो खुद अपना फूड नहीं बनाते हैं। लेकिन जबकि इनमें पाया जाता है, एनिमल में पादप में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मौजूद होते हैं। जो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड जो है ये मौजूद होने के कारण वो अपना फूड जो है वह स्वयं से बना लेता है। कौन? पौधा जो होता है स्वयं दिखते नहीं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, ये सब चीजें मिल करके वहां पे क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल, ये सब मिल करके फूड स्वयं से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और जो कि हम सभी ह्यूमन बींग्स, एनिमल सभी प्लांट पे डिपेंड होते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे होता है। अगर ये नहीं होता तो प्लांट में फूड नहीं बन पाता। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लांट की लीफ जो होती है वहां पे ग्रीन क्यों होती है, तो इसी क्लोरोफिल के कारण होती है। आप जरूर लिखिएगा, वहां पे टिक करिएगा, और साथ में क्लोरोफिल के कारण फूड का वहां पे प्रिपरेशन होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हो गया 6ठा नंबर, भोजन तेल और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। अब देखिए जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में जो फूड का, एनिमल सेल जो होता है, एनिमल सेल का जो फूड का जो है वहां पे संश्लेषण होता है, वह किसके फॉर्म में होता है? वह होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किसमें होता है दोस्तों? यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म। हमारे मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग बिल्कुल अपने मोटिवेशन को बिल्कुल खत्म मत करिएगा, अपने जोश को बिल्कुल बना के रखिएगा। बस ये देखिए अंतिम चल रहा है, अभी कुछ और टॉपिक्स आपको हम कवर करेंगे, उसके बाद ये क्लास आपकी फिनिश होने वाली है। बट आपको बस लास्ट तक बने रहना पूरे जोश और जुनून के साथ में, क्योंकि आपकी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। अरे यार थोड़ा हंसते मुस्कुराते रहो आप लोग, ठीक है, कुछ कमेंट करते रहो। हालांकि ये हमारा लाइव नहीं है, वैसे ही है, मैं कमेंट बाद में पढ़ूंगा, और आपको कैसा क्लास लग रहा है तो आप उसको बताइएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पे संग्रहित होता है ना, तो ये ग्लाइकोजन के, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछा जाता है, जो प्लांट होता है, जो एनिमल होता है, एनिमल के बॉडी में जो फूड का संग्रहण, उसके सेल में जो है फूड कैसे संग्रहित होता है, तो आपको बोलना है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दूसरा होता है 6ठा नंबर, आरक्षित भोजन आमतौर पर स्टार्च के रूप में होता है, ठीक है। अब आपको पौधों के बारे में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में भोजन किस फॉर्म में जो है वहां पे स्टोर होता है, तो आपको यहां पे बताना है स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में भाई? यहां पे स्टार्च के फॉर्म में जो है ये स्टोर होता है। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। अब ये देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये देखिए सब चीजें मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे आपको हम बताते हैं, यहाँ 7वां नंबर, लाइसोसोम मौजूद होते हैं कि नहीं? लाइसोसोम इसमें मौजूद होता है। लाइसोसोम क्या होता है? यहाँ पे इसमें मौजूद होता है। किसमें? इसी में लाइसोसोम जो है यहाँ पे मजबूत होता है, सॉरी मौजूद मतलब पाए जाते हैं ना, ठीक है, हमारे एनिमल सेल में। दूसरा होता है यहाँ पे 7वां नंबर इसमें है, हाँ, डिक्टियोसोम मौजूद होते हैं। इसमें लाइसोसोम नहीं होता, इसमें डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे? डिक्टियोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। डिक्टियोसोम पाए जाते हैं किसमें? पादप कोशिका में, ठीक है। ये हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, 8वां नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया समान होते हैं, असंख्य होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल में मेरे भाई ही माइटोकॉन्ड्रिया मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया असंख्य नंबर में पाए जाते हैं, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं होती है, बहुत सारे नंबर में ये पाए जाते हैं। कौन? यहाँ पे दिखेगा ये असंख्य नंबर में, यहाँ पे ये, अरे सॉरी ये तो सारा का सारा कट गया मेरे भाई। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लेके आ जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे ये असंख्य नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। थोड़ी सी यहाँ पे बैक हो गया था, रिवर्स हो गया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है जनरली बहुत असंख्य नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा होता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया आर यूजुअली फीवर इन द नंबर। बहुत माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे जो पाए जाते हैं ना, बहुत फीवर का मतलब बहुत कम नंबर में, बहुत कम नंबर में जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर से 9वां नंबर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस इज यूजुअली सेंट्रिक। न्यूक्लियस जो होता है इसका
का जो एनिमल सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है वह सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है? एकदम बीचों बीच सेंटर में ऐसे न्यूक्लियस होता है, इसके बीच में ही सेंटर में यहाँ पे ये न्यूक्लियस होता है, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस होता है। ये पूरा सेल होता है, इसका बीच में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको? भूलना नहीं है मेरे भाई, सब कुछ याद रखना है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, केंद्रक जिसे हिंदी में कहते हैं, केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल में, और जबकि प्लांट सेल में जो है वो साइड में पाया जाता है, और बहुत मतलब बहुत कम दिखता है, विजुअल होता है, बहुत हल्का सा पाया जाता है, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। अब आगे देखियो न्यूक्लियस इसेंट्रिक, ये इसमें न्यूक्लियस जो पाया जाता है वो इसेंट्रिक होता है, सेंटर में नहीं होता, साइड में होता है ना। कहाँ पे होता है? साइड में होता है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दिया। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया मेरे भाई? सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब आप बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? सारी चीजें समझ में आ गई। चलिए हम आपको आगे और भी चीज लेकर चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ हम यहाँ पे सेल बताते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, कितने प्रकार का हमारा सेल होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे जल्दी से हम, उसके बाद फिर से यहाँ पे ये देखिएगा कोशिका का प्रकार जिसे कहते हैं टाइप्स ऑफ सेल। ये लास्ट टॉपिक हमारा, ठीक है, लास्ट टॉपिक है। कोशिका का प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर एंड सेल्स ऑफ द टू टाइप्स, ठीक है। हमारा जो एनिमल्स होता है, जो हमारा प्लांट सेल होता है, एनिमल सेल होता है, उनके एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बेस पे एनिमल के और प्लांट के जो है वहाँ पे उनके स्ट्रक्चर के बेस पे जो है वहाँ पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? सेल को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है यहाँ पे मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है, आप समझ लीजिएगा। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, देखिएगा। प्रो यानी यहाँ पे ये वर्ड है प्रो, ठीक है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। आप प्रिमिटिव का मतलब बहुत महीन, बहुत पतला, बहुत एकदम मतलब बहुत उसका जो बहुत कम विजुअल हो, बहुत कम दिखता हो, जो ना मतलब बहुत छोटा। क्या कहना है इसका मतलब? बहुत छोटा दिखता नहीं, बहुत छोटा दिखता हो, ठीक है, बहुत छोटा हो, उसे बोलते हैं प्रिमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है यहाँ पे न्यूक्लियस, जिसमें बहुत छोटा न्यूक्लियस हो, जिसमें बहुत छोटा न्यूक्लियस होते, उसी बोलते हैं यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम बोलते हैं प्रोकैरियोट। क्या बोलते हैं यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और आपको हम हिंदी वाला बताते हैं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए पूर्व आदिम मतलब पूर्व का मतलब वहां पे आदिम हो गया, प्रो का मतलब कैरियन का मतलब नाभिक, ठीक है। बहुत हल्का नाभिक जो दिखता है, बहुत छोटा नाभिक जो जिसका दिखता हो। देखिए ये वे कोशिकाएं हैं जिनमें आदिम केंद्रक होता है, जिसमें क्या होता है? आदिम केंद्रक होता है। आदिम क्या होता है यहाँ पे? केंद्रक होता है, जिसे न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हम न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियाइड्स बिना किसी जो है नाभिकीय आवरण के होता है, बिना किसी नाभिकीय आवरण के ये होता है। इसके अलावा सभी झिल्ली बद्ध झिल्ली कोशिकाएं अनुपस्थित होते हैं ना। मतलब ये जो है न्यूक्लियाइड्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियाइड्स बिना किसी नाभिकीय आवरण के होता है। मैं आपको एक बार इंग्लिश वाला बता दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। देखिए दीज आर द सेल्स विथ द प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियाइड। उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे न्यूक्लियाइड्स कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियाइड्स इज विदाउट एनी न्यूक्लियर एनवेलप, ये बिना न्यूक्लियर एनवेलप के होते, बिना किसी इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती। मतलब जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हो, जैसे ये कोई सेल है, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं होती, जैसे ये इसके ऊपर ये वाली जो लेयर है ना, ये लेयर नहीं होती, ठीक है। ये कोई लेयर नहीं, मतलब ऐसे आप सिंपल समझ लीजिए, इसके ऊपर कोई लेयर नहीं है ना। ये आपका हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिखेगा ये बिना लेयर की होती है, ठीक है। उसके साथ साथ में यहाँ पे मोर एवर ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और वो एब्सेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर कोई सेल ऑर्गेनल्स वगैरह नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो कि मैंने आपको बताया था इसमें, ठीक है। आगे उसके बाद दे आर फाउंड इन द ऑल बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं मेरे भाई। बैक्टीरिया मतलब छोटे हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं, माइकोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब आगे देखो, माइकोप्लाज्म में के साथ साथ पीपीएलओ क्या है? आपको ये भी चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। पहला बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म, और वहां पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो, और उसके बाद फिर से यहाँ पे होता है
प्लूमोनिया, क्या होता है इसका नाम, प्लूमोनिया। और उसके बाद लाइक ऑर्गेनिज्म, ये होता है यहाँ पे पीपीएलओ का फुल फॉर्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो, यहाँ पे प्लूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसका फुल फॉर्म होता है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि हमारा प्रोकैरियोटिक क्या होता है। मतलब आपको हम सिंपल भाषा में समझा देते हैं, जितने भी छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्म हो गया, वहां पे एल्गी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, इन सब छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना, जो कि यहाँ पे इन सब में जो होता है, यहाँ पे हमारा क्या पाया जाता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। कौन सा सेल पाया जाता है उसमें, प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जिनके सेंटर में, जिनका न्यूक्लियस वगैरह बहुत कम, मतलब बाउंड नहीं होता, उनमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते मेरे भाई, नहीं पाए जाते हैं, तभी तो छोटे होते हैं ना, तभी छोटे होते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये फिगर आप लोग देख लीजिएगा, ये हमारा प्रोकैरियोटिक का फिगर है। अब आपको हम यहाँ पे सारी चीजें बताते हैं। ये देखिए प्रोकैरियोटिक फिगर है, ये किसका है, ये एक बैक्टीरिया का फिगर है। किसका है, एक बैक्टीरिया का फिगर है। और यहाँ पे इस बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए, इसके ऊपर जो ऐसे पाया गया ना, इसको, इस ऊपर वाले लेयर को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, जो ऊपर से राउंड किया होता है, इसको अच्छे से ढक करके रखता है। भाई देखो हमारी स्किन, हमारी बॉडी को कौन सा ढका है, हमारी स्किन ही ढकी ना, ऊपर की लेयर है ना स्किन, ये स्किन, ऐसे ही इसमें भी पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो ऊपर से टफ होता है, उसके बाद इसके अंदर ऐसे लिक्विड पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पाए जाते हैं, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये हो गया, इसके ऊपर की एक लेयर पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कैप्सूल कहते हैं, जो यहाँ पे आपको मैंने बताया, ठीक है, ये कैप्सूल। और उसके अंदर में ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं इसे दोस्तों, डीएनए है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे कहते हैं यहाँ पे अनुवांशिक ये पदार्थ होता है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में के हमारे कैरेक्टर को लेके जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ना वहां पे, जब क्रोमोसोम बता रहे थे, वही चीज हो गया यहाँ पे डीएनए, ठीक है। आगे यहाँ पे ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर ऊपर वाला होता है, इसके जो ऐसा 8 के जैसा दिख रहे हैं, यहाँ क्वाइंड हुआ है ना, तो ये 8 के जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं आउटल बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट है, ठीक है, इसे फ्लैजिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, फ्लैजिलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वहां पे फ्लैजिलम हो गया, ठीक है। और सॉरी, ये वाला फ्लैजिलम, ये है, ये वाला फ्लैजिलम, ये गलती से हो गया, यहाँ पे ये फ्लैजिलम है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये पाया जाता है, इसको फ्लैजिलम लिक्विड पे कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लैजिलम लिक्विड, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है। क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब आपको भूलोगे, अब आप भूलोगे नहीं, भूलोगे ना, एग्जाम को बहुत बेस्ट करोगे मेरे भाई। आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आने वाले टाइम में आपको वीडियो बहुत सारे बायोलॉजी की सारी मिलेंगी, ज्यादातर आपको वीडियो यहाँ पे बायोलॉजी के लिए ही हम आपके लिए डेडिकेटेड है, ताकि हर एक एग्जाम में आपको बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहां अच्छा कर पाओ। इस तरीके से आपको ये फिनिश हुआ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए लास्ट है सबसे, जो आपको इस क्लास का, यूकैरियोटिक कोशिका ना, ये देखिए यूकैरियोटिक कोशिका, इसी पे आपका सेल ये खत्म होगा, ठीक है। अब इसके बाद बचेगा एक डीएनए और आरएनए, जो कि मैं आपको आगे लेकर के बताऊंगा। देखिए यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिसे कहते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है, देखिए, दीज सेल्स कंटेन एन एडवांस्ड न्यूक्लियस इन सर्कल्ड बाय ओवन न्यूक्लियर एनवेलप। ये जो सेल पाया जाता है ना, ये सेल जो है कंटेन होता है। क्या होता है, कंटेन होता है, बना होता है। किससे बना होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। भैया देख लो आप, जो इंसान कमजोर रहेगा उसके ऊपर क्या, उसके अगल बगल में सुरक्षा गार्ड लगे रहते हैं, नहीं रहते हैं, ऐसे लुज्ज पुज्ज रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहते हैं। आप देख लो, कोई प्रधान होता गांव का, जिला पंचायत होता है, उसके अगल बगल में कोई पुलिस वाले होते नहीं होते, एक विधायक होता है, सांसद होता है, उसके अगल बगल में खूब खड़े होते हैं, बगल में एक लेयर बनी होती है। मुख्यमंत्री के चारों तरफ जैसे खूब कमांडो लगे होते ना, वैसे उनकी सुरक्षा में इनके ऊपर एक लेयर होती है, जिसे होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं ना, चारों तरफ से ढका होता है, ठीक है, इसकी सुरक्षा में। आगे आर प्रेजेंट होते हैं दीज कंप्लीट डेवलप। ये कैसे होते हैं, ये कंप्लीट डेवलप होते हैं। अब आप इसी बात से समझ लीजिएगा, जो आपका प्रोकैरियोटिक था वह कंप्लीट डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे आपका ये होता है यूकैरियोटिक होता है, ये कंप्लीट डेवलप होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कंप्लीट विकास होता है, इसका विकास हुआ रहता है, तभी तो ये बड़े एनिमल में पाया जाता है ना। ये किस में पाया जाता है, ये बड़े एनिमल पे पाया जाता है, जो बड़े बड़े हम सब ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसे एनिमल हो गया, काऊ, बुफेलो, एलिफेंट, जितने बड़े एनिमल्स होते हैं सब में यहाँ पे यूकैरियोटिक पाया जाता है। प्लांट में भी यूकैरियोट, प्लांट भी यूकैरियोटिक अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट डेवलप में पाए जाते हैं। डेवलप जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में पाए जाते हैं। आगे ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल
फाउंड इन दिस 80S राइबोसोम। देखिए इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, 80S राइबोसोम। क्या पाया जाता है यहाँ पे, 80S। 70S आपको मैंने एक पढ़ाया था, आपको 80S पढ़ाया था, तो 80S राइबोसोम से यहाँ पे ये पाया जाता है। देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, एग्जाम में पूछा जाएगा प्रोकैरियोट में कौन सा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बताना होगा 80S राइबोसोम पाया जाता है मेरे भाई। ठीक है, ये देखिए आर फाउंड इन इट, क्लोरोफिल आर फाउंड इन इट, और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्योंकि देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ जो यूकैरियोट्स होता है, जो क्या होता है हमारा यूकैरियोट्स होता है, ये पीछे जो आपको दिख रहा है, ये यूकैरियोट्स में क्या ना, यूकैरियोट्स जो होता है ये प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों में पाया जाता है। तो प्लांट में पाया जाएगा तो वहां पे ये क्लोरोफिल जरूर पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट में फूड का फॉर्मेशन इसीलिए होता है, उसके साथ साथ में वहां पे उनकी पत्तियां हरी होती हैं, तो क्लोरोफिल जरूर पाया जाएगा। आगे है बिगेस्ट ऑर्गन्स ऑफ दिस न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंतर्गत ना, इसके न्यूक्लियस के अंतर्गत जो है इसमें बिगेस्ट ऑर्गन होती है। कैसे ऑर्गन होते हैं, बिगेस्ट, बड़े बड़े सब ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे है फूड वैक्यूल्स आर बिगेस्ट ऑफ दिस। इनके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था प्लांट में खूब बड़ा फूड वैक्यूल्स होता है, ज्यादा फूड स्टोर करता, दिखते हैं उसके बॉडी में क्या होता है, प्लांट में ज्यादा फूड बनता ही है। देखो कितनी पत्तियां होती है, सब पत्तियों में फूड बनेगा, सारा फूड कहाँ जाएगा, उनके बॉडी में ही स्टोर होगा, और बॉडी में आकर के स्टेम में स्टोर होगा, उनके तना में। तभी तो पौधे खूब बड़े बड़े होते हैं, खूब विशाल हो जाते हैं, उनकी डालियां इतनी मोटी मोटी हो जाती हैं, उनके जड़ इतने मोटे हो जाते हैं, तने उनके मोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो फूड स्टोर होता है, तभी तो मजबूत होते हैं ना, यही फूड स्टोर हो करके। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अगर नहीं रहेगा कैपेसिटी तो फिर कैसे स्टोर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब आपको आगे बताते हैं। बिगेस्ट ऑर्गन ऑफ दिस सेल इज नोन एज द प्लास्टिड। अगर आपको पूछा जाएगा इस सेल का, जो यूकैरियोटिक सेल होता है, इसका सबसे बिगेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन, तो सबसे बड़ा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे प्लास्टिड होता है। क्या होता है, प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। प्लास्टिड क्या होता है यहाँ पे, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है मेरे भाई। क्या होता है प्लास्टिड यहाँ पे, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है इसका। ठीक है, सबसे बड़ा ऑर्गन यहाँ पे प्लास्टिड होता है, जो कि आपको यहाँ पे पाया जाता है, जो कि क्या होता है यहाँ पे पाया जाता है। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछा सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स कौन सा है यहाँ पे, ऑर्गन क्या है, तो आपको वहाँ पे बताना है प्लास्टिड। क्या बताना है आपको, प्लास्टिड बनाना है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो हमारा राइबोसोम्स होता है, वह सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। क्या होता है, राइबोसोम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। राइबोसोम क्या होता है आपका, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गन यहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये सारे के सारे हमारे सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स आपसे अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बताना वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे लार्जेस्ट एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, और सबसे जो है वहाँ पे हमारा जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनल्स है वह हमारा है राइबोसोम है। ठीक है, और उसके साथ साथ में प्लास्टिड जो होता है वह सबसे हमारा प्लांट सेल में जो है सबसे लार्जेस्ट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस जो होता है वह सबसे लार्जेस्ट होता है, वह सेल स्ट्रक्चर में हमारे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में जो है न्यूक्लियस सबसे लॉन्गेस्ट होता है, सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनल्स कौन सा है, वहां पे आप बता सकते हो स्ट्रक्चर के बेस पे, तो आपका न्यूक्लियस है। क्या होता है, न्यूक्लियस। देख लीजिए आप न्यूक्लियस में फिगर आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यहाँ पे दिखेगा ये पूरा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस है, और इसके अंदर यहाँ पे जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर पाया जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला आपको न्यूक्लियर इन्वेलप है पूरा का पूरा। ठीक है, और ये गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, और यहाँ पे ये लाइसोसोम्स है जो आपको दिख रहा है। इसके बाद ये वाला जो है आपको यहाँ पे ये फ्लैजेलम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लैजेलम कहते हैं। और यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसी तरीके से बहुत सारी साइटोप्लाज्म भी, इसके अंदर जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पे सारा का सारा सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जो कि मैं आज आप लोगों को सारा सेल ऑर्गेनल्स और यहाँ पे न्यूक्लियस और टाइप्स ऑफ प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, और साथ साथ में इनमें डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में एनिमल सेल में, ये, और उसके साथ में फिर मैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, और उनके स्ट्रक्चर और उनके वहाँ पे सारी की सारी वो जानकारियाँ मैंने आपको आज की इस बायोलॉजी की क्लास में मैंने बता दिया। तो दोस्तों मुझे आशा है आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मुझे आशा है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ साथ में आप सभी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, आपको क्लास कैसी लग रही है। अब देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 सेल का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 मैंने सारा समझा दिया है। अब आपको हम लेकर के एक पार्ट और आएंगे। अब वो पार्ट ना कह करके आप वहाँ पे कह लेंगे उसको, ये 3 पार्ट में मैंने सेल को खत्म कर दिया। ठीक है, अब आपको वहाँ पे डीएनए और आरएनए बचेगा, तो डीएनए और आरएनए को
हम अलग से बताएंगे, वहां पार्ट में नहीं जोड़ेंगे हम। तो ये 3 पार्ट में मैंने खत्म कर दिया सेल को। अब आपको डीएनए आरएनए एक दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें डीएनए आरएनए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताएंगे, तो आपका सेल यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर से हम आपको नेक्स्ट आपका चैप्टर जो टिश्यू है उस टिश्यू को लेकर के आ रहे हैं। फिर उसके बाद ऐसे क्रम वाइज हम लेकर के आते जाएंगे और आगे की आपको क्लास बायोलॉजी की क्लास मिलेगी जबरदस्त शानदार, हर दिन अलग कुछ नए अंदाज में, ताकि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। दोस्तों आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट यही है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जो है अंत तक देख करके और उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा आप लोग कैसा लगा आपको ये क्लास। और साथ साथ में जो है मैं आपको के लिए हर दिन जो है एक नया वीडियो लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप सभी से मिलेंगे एक नए वीडियो में। थैंक यू।